हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए अजमेर। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आज की हमारी क्लास के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज द क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जो भी पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने के बाद थर्ड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसआई सिस्टम। आज बस इन्हीं दो चीज़ों पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। रिवीजन करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे आईपीए अजमेर पे अभी 3 बैचेज चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम है निर्माण बैच, दैट इज़ फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट्स जो 2027 नीट को टारगेट करके चल रहे हैं। उसके बाद में दूसरा बैच है दैट इज़ पराक्रम बैच, ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टारगेट 2026 नीट है। देन वी हैव द अभ्यास बैच, ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी 2026 का नीट ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है और अब ड्रॉप करके देने वाले हैं। तो ये 3 बैचेस अभी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आईपीए अजमेर का जो वेबसाइट है उस पर जाके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले उसको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। देखो, लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है और जो फिजिक्स के लॉस को फॉलो करती हैं। इन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो that is q is equal to nu, where q is representing the physical quantity, n is representing the numerical value and u stands for unit. फिजिकल क्वांटिटीज में जो n और u है इन दोनों का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और यूनिट को डिक्रीज करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो दैट इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन n एंड u। ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया था फिजिकल क्वांटिटीज को। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे हमने 3 यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी। द फर्स्ट वन वाज स्केलर क्वांटिटी, द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द थर्ड वन वाज टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, दैट इज नॉन एज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसके एग्जांपल्स देखे जाएं तो लेंथ, मास, टाइम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। देन देयर कम्स द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि फोर्स, डायरेक्शन इज ऑल्सो देयर एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो देयर। तो दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे जो हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे अगेन हमारे पास में 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आई थी, जिसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, और जो सेकंड है दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देन वी हैव द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो अपने आप में सफिशिएंट है, उन्हें खुद को एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती।
वहीं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बिना दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, इन्हें अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो दीज आर ऑल्सो नॉन एज डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है लेंथ, मास एंड टाइम। वहीं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएगा फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगेन देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हम जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही सवाल उठाएंगे कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, हमारे डे टू डे लाइफ में ये चैप्टर कहाँ काम आता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे, तो अब हमारा फोकस ये रहेगा कि भाई ये सब टॉपिक जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आखिर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, हम इसको हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें कहाँ यूज करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बहुत ही स्मूथली ट्रेड करना होता है, खरीद फरोख्त करते टाइम यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है और मेजरमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात ऐसी आई कि हमें जरूरत थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की, तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी यूनिट्स बना ली और अपने मेजरमेंट्स बना लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में अगर उन्हें जमीन का मेजरमेंट करना होता है तो वो बिघा में इसका मेजरमेंट करते हैं। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो भी जमीन के मेजरमेंट्स हैं वो किले में होते हैं। मतलब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हमारे पास में 10 किले हैं, हमारे पास 50 किले हैं, हमारे पास में 20 किले हैं। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ देयर लैंड एरिया। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो जमीन के एरिया की बात होती है वो बिघा में, 10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, दिस इज हाउ दे टॉक अबाउट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ ये हुआ कि हरियाणा वालों ने अपनी अलग यूनिट्स बना रखी है, यहाँ राजस्थान वालों ने अपनी अलग यूनिट्स बना रखी है। राजस्थान में जो किले होते हैं वो कौन से होते हैं, जो फोर्ट होता है उसको हम राजस्थान में किला कहते हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो वहां पे जो जमीन का मेजरमेंट है वो किस में हो रहा है, वो किले में हो रहा है। तो ऐसा किस वजह से हुआ, क्योंकि हर एरिया की लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से यूनिट्स अलग अलग बना ली। ठीक है, जैसे राजस्थान में जो मास का मेजरमेंट है वो मण में किया जाता है, 10 मण अनाज, 20 मण अनाज, 30 मण अनाज, तो ऐसे उन्होंने अपने मास की अलग यूनिट बना रखी है। वहीं अगर हम किसी दूसरे इलाके में जाएंगे तो क्योंकि वहां की लैंग्वेज अलग है तो उन्होंने अपने हिसाब से यूनिट्स और मेजरमेंट्स बना रखे। लेकिन अब तुम देखो, जरूरत थी यूनिट एंड मेजरमेंट की तो सबने यूनिट एंड मेजरमेंट्स बना लिए, लेकिन सबने अपने अलग अलग यूनिट्स एंड मेजरमेंट बना लिए। अब अलग यूनिट और मेजरमेंट बनाने की वजह से फिर से वही गैप आ गया, कम्युनिकेशन का गैप। उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगेन ट्रेड होना मुश्किल हो गया। कैसे समझेंगे हम इस बात को? अगेन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। आप लोगों ने अगर एक वर्ड सुना हो सवामणि, राजस्थान में दिस इज वेरी फेमस। जब भी भगवान के यहाँ पे दाल बाटी चूरमा का फेमस प्रसाद बनाया जाता है तो उस प्रसाद को सवामणि कहा जाता है। सवामणि में जो ये सवा है, दिस इज द मेजरमेंट। जैसे हम कहते हैं ना 11:15 बज गए, 10:15 बज गए, तो वो जो सवा है दैट इज द मेजरमेंट। तो सवा इज मेजरमेंट, मण इज व्हाट, मण इज द यूनिट। तो मतलब यहाँ पे हमने सवा मण, मतलब सवा मण, कोई एक हमारे पास जैसे हम कहते हैं 10 किलो, तो 10 इज सम मेजरमेंट एंड केजी इज सम यूनिट। तो सवा मणि मतलब हमने कुछ, मतलब अनाज है जिस अनाज का वी आर मेकिंग द दाल बाटी चूरमा फॉर ऑफरिंग इट टू द भगवान, और फिर उसको सब लोग मिलजुल के खाते हैं एंड उसी को हम सवामणि कहते हैं।
तो ये एक मेजरमेंट है, मतलब मण एक मेजरमेंट हो गया। अब तुम एक बात सोचो, अगर राजस्थान के किसी गांव में कोई एक दुकान पे जाके कहता है मुझे 10 मण अनाज दे दो, तो क्योंकि वहां पे इजी है लोगों के लिए मण को समझना, तो दे विल बी एबल टू डू इट। लेकिन राजस्थान से बाहर आके अगर कोई किसी जगह पे बोलेगा मुझे 10 मण अनाज दे दो, तो उस इंसान के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर वो क्या मांग रहा है। फिर अगर कोई बॉम्बे जाके बोले या फिर केरला में जाके बोले, तो वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये मण है क्या, और इतना ये जो मेजरमेंट है वो आखिर कितना होता है। जैसे अभी मैं तुम्हें बोलूँ 2 किलो, 2 किलो चावल, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो 2 किलो चावल का एक पैकेट आ जाता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ 3 लीटर दूध, तो 3 लीटर दूध तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो मेजरमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ 10 मण अनाज, लेकिन क्योंकि तुम मण जानते नहीं हो, तो तुम्हारे दिमाग में वो मेजरमेंट्स, वो कैलकुलेशंस आ ही नहीं पा रही है। तो ये जो डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो रही थी कि लोग समझ भी नहीं पाते थे, प्लस वो क्या करते थे, वो ट्रेड भी नहीं कर पाते थे। अब कोई लोग है जिन्होंने अपना 1 किलो कितना बना के रख रखा है, ये 1 किलो का मेजरमेंट ले रखा है। कोई एक कंट्री है जिसने फॉर एग्जाम्पल ये 1 किलो का मेजरमेंट है। तो क्या ये ए और बी नाम की कंट्री कभी भी एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाएगी? क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। जो बी वाला बंदा है वो हमेशा कहेगा कि मुझे तो 1 किलो तुमने कम दे दिया, मैं तो तुमसे लूंगा ही नहीं, खरीदूंगा ही नहीं, हमारे यहाँ तो 1 किलो इतना ज्यादा होता है, तुम तो बहुत कम दे रहे हो। तो सबने क्योंकि अपने अलग अलग यूनिट्स बना रखे थे, अपनी अलग अलग मेजरमेंट्स बना रखी थी, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही थी ट्रेड करने में। और ट्रेड क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है, हमें रोज खरीद फरोख्त करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल जब करना है तो सब जगह पे सेम यूनिट्स और सेम मेजरमेंट्स का होना जरूरी है। अगर हम रिसर्च करते हैं तो वहां पे सेम यूनिट्स एंड सेम मेजरमेंट्स का होना जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा जो लोटस फ्लावर है उसके लिए मैंने अपनी एक फ्रेंड थी जो जापान में थी, एक अमेरिका में थी, और एक हमारी उदयपुर में, बीकानेर में, मैंने उन चारों दोस्तों से कहा कि तुम इस पे एक्सपेरिमेंट करना और डेटा मुझे सेंड कर देना। अगर जापान वाली बंदी सेंटीमीटर में आंसर निकाल रही है, अमेरिका वाली जो लड़की है वो किलोमीटर में आंसर निकाल रही है, उदयपुर वाली जो लड़की है वो मीटर में आंसर निकाल रही है, तो तुम बताओ क्या कभी भी इन तीनों का आंसर सेम हो पाएगा? क्या कभी सेम नहीं हो पाएगा। तो मतलब हमें इस दुनिया में अगर रिसर्च करना है, साइंटिफिक चीजों को ढूंढना है, इसी के साथ एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा सेफ बनाना है और ट्रेड करना है इंटरनेशनली, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स प्री डिफाइंड हो और वो इंटरनेशनल लेवल पे सब कॉमनली यूज करते हो। मतलब अगर मैं आज कहूँ कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए, मैं अजमेर जाके मांगू, मैं मुंबई जाके मांगू, मैं जापान जाके मांगू, मैं अमेरिका जाके मांगू, मुझे सब जगहों पे आराम से मिल जाएगा और सेम अमाउंट में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे जापान में इतना सारा 2 किलो चावल मिला और अमेरिका में इतना सा 2 किलो चावल मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसे सिस्टम की जहां पे यूनिट्स भी सेम हो और जहां पे मेजरमेंट्स भी सब जगह पे सेम हो। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एक कॉन्सेप्ट आया। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बोला गया कि ठीक है भाई, बनाते हैं एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, सब जगह पे सेम सिस्टम चलेगा, तो बहुत सारी जो डिफिकल्टीज हैं वो हमारी खत्म हो जाएगी और स्मूथली काम होने लग जाएंगे। तो फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनना स्टार्ट हुए। अब जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हमने 3 फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज ले रखी है। पहली है यहाँ पे लेंथ, दूसरी मास और तीसरा है टाइम। जो सीजीएस सिस्टम है उस सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट किया जाता है। अब
सीजीएस सिस्टम है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो तुम्हें याद तो रह जाएगा आराम से कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ किसमें, सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड्स में, कुछ इस तरीके से लिया जाता है। लेकिन हमारी बुक्स में हमें सीजीएस सिस्टम नहीं दिख के बार बार एसआई सिस्टम दिखता है। जब भी हम अपनी बुक खोलते हैं तो सब जगह ये लिखा हुआ होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। मतलब हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं किताबों में कि SI सिस्टम, SI सिस्टम, SI सिस्टम। हम सीजीएस सिस्टम की तो बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब हमारी किताबों ने सीजीएस सिस्टम को डे टू डे लाइफ में मानते हैं हम इस सिस्टम को, लेकिन किताबों में सीजीएस सिस्टम नहीं चल रहा है, वहां एसआई सिस्टम चल रहा है। तो बात आई कि भाई जब ये सिस्टम बना तो फिर इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं इन बुक्स। देखो डेली लाइफ में करते हैं हम इन सब का यूज, हम बुक्स में इनको यूज नहीं कर रहे। तो बात आई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम ड्रॉबैक जिसकी वजह से हमने इसका यूटिलाइजेशन बुक्स में नहीं किया। तो जो ड्रॉबैक है सीजीएस सिस्टम का, वो ड्रॉबैक कैसा है, इसका ड्रॉबैक है कि इसकी जितनी भी ये यूनिट्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या है ड्रॉबैक इसका, है कि यूनिट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। इतना छोटा इसका साइज है यूनिट का कि अगर हम साइंटिफिकली जब कैलकुलेशंस करने जाते हैं तो हमें बड़ी डिफिकल्टी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अजमेर से बॉम्बे तक की डिस्टेंस पता करनी है तो मैं उसे सेंटीमीटर्स में लिखूं, फिर अगर मैं उसका कहीं पे भी यूटिलाइजेशन करूं तो वो थोड़ी सा इनकन्वीनियंट हो जाता है अगर हम यूज करें तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं हो रहा, वी आर यूजिंग इट। ये आराम से यूज हो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। बट जिसे कहते हैं ना, एक होता है बहुत आराम से कन्वीनियंट यूज, और एक होता है जब यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इनकन्वीनियंस आ रही है। तो सीजीएस सिस्टम में क्योंकि यूनिट साइज बहुत छोटा है तो इसकी वजह से द यूज ऑफ CGS system, the use of CGS system is inconvenient। ठीक है, कन्वीनियंट की स्पेलिंग देख लेना एक बार। तो इसका यूज इनकन्वीनियंट है। तो हमने एक सिस्टम बनाया दैट वाज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, लेकिन क्योंकि इसकी जो यूनिट्स थी वो बहुत छोटी थी और उसकी वजह से इसका जो यूटिलाइजेशन था वो इनकन्वीनियंट था, तो फिर बोला गया कि क्यों नहीं हम कोई एक दूसरा सिस्टम बनाए। तो यहाँ पे एक और सिस्टम बना जिसे हम यूरोपियन सिस्टम बोल रहे हैं और उसका नाम है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में अगेन जो लेंथ है वो लेंथ किसके अंदर कैलकुलेट हो रही है, फुट में, मास को काउंट किया गया पाउंड्स में, और टाइम को यहाँ पे फिर से हम ले रहे हैं सेकंड्स में। तो एफपीएस क्या मतलब हो गया, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड, ये एक नया सिस्टम आया। अब देखो फुट पाउंड सेकंड भी डेली यूज में तो काम में आता है। अगर आप केक लेने आ जाते हो तो तुम कहते हो कि मुझे 2 पाउंड का केक दे दो, 4 पाउंड का केक दे दो, तो ऐसे करके हम इसका यूज भी डे टू डे लाइफ में करते हैं। लेकिन बुक्स में कहीं नहीं मिलता। बुक्स में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर हम फुट को मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो भैया नानी याद आ जाती है यूज करते टाइम। भाई तुम एक बार क्या करना, गूगल निकालना, गूगल पे जाके कन्वर्ट करना कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। ऐसे इतना अजीब सा नंबर आता है कि अगर मैं बोलूं कि तुम 36 मीटर्स को पाउंड उसमें फुट में कन्वर्ट करो तो हमें बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी मैथ्स को सॉल्व करना। तो क्योंकि इसका जो इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट है दैट इज नॉट इजी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हम एफपीएस सिस्टम का भी एक ड्रॉबैक यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ड्रॉबैक ऑफ एफपीएस सिस्टम क्या है, ड्रॉबैक ऑफ एफपीएस सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ एफपीएस सिस्टम, ड्रॉबैक है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट से क्या समझते हो, इसका मतलब होता है कि अगर मैं
फुट को मीटर में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, तो वो कन्वर्जन बहुत आराम से नहीं होगा, वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं पाउंड को केजी में, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो अगेन मुझे बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। तुम करके देखना, तुम एक बार गूगल में इसको कन्वर्जन को देखना कि 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स में नंबर मिलते हैं वहां पे, 0.0234, 0.1108, ऐसे वाला कन्वर्जन आएगा। अब तुम देखो ऐसे कन्वर्जन में कन्वर्ट करना कितना डिफिकल्ट है, मतलब हम तो मैथ्स में वो मल्टीप्लिकेशन ही करते रह जाएंगे। तो क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें इंटर कन्वर्जन इज डिफिकल्ट। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो इंटर कन्वर्जन है यूनिट्स का वो कैसा है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हम एफपीएस सिस्टम को भी बुक्स में कम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आपको वहां पे वो दिखाई नहीं देता। देन देयर कम्स द थर्ड सिस्टम, इसे हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज एमकेएस सिस्टम। हियर द एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो अब यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम, लेंथ क्या है मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में, कुछ इस तरीके से हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे जो साइज है यूनिट्स का दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि आराम से छोटा बड़ा जो एक मतलब मेजरेबल साइज है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है। जो इंटर कन्वर्जन है वो भी इजी है, आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो एक मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करता है, आराम से हो जाता है। तो एमकेएस सिस्टम कैसा है, ऐसे गुड टू गो। लेकिन अगेन इसमें भी एक दिक्कत आई, तो इसका भी एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि जहां एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट देनी चाहिए, एमकेएस सिस्टम ने एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीपल यूनिट्स दे दी। कैसे बात करेंगे, जैसे एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की एसआई यूनिट मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप बहुत क्विकली मुझे जवाब दे दोगे जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो मतलब एक यूनिट हो गई। अब वो एनर्जी कोई सी भी हो, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी लो, सबकी यूनिट क्या है, जूल। और ऑल क्लियर, एक फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट, सब कुछ अच्छा। लेकिन एमकेएस सिस्टम ने क्या किया, एमकेएस सिस्टम ने एक फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीपल यूनिट्स दे दी। जैसे हीट एनर्जी है तो उसको बोला भैया तेरी यूनिट कैलोरी है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको कहा तू वाट आवर ले ले, फिर मैकेनिकल एनर्जी है तो उसको कहा तू जूल ले ले। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, फिजिकल क्वांटिटी एक मतलब यूनिट भी एक ही होगी। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या हो गया, ड्रॉबैक ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, multiple units, multiple units, multiple units have been had been assigned to same physical quantity। सेम फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीपल यूनिट्स असाइन करी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को क्या यूनिट दिया इन्होंने, दे गेव इट टू कैलोरी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूनिट दिया वाट आवर। देन देयर इज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को जो यूनिट मिली दैट वाज जूल। तो अब देखो 3 अलग अलग यूनिट हो गई, तो अलग अलग यूनिट भी नहीं दे सकते, तो इसलिए एमकेएस सिस्टम में भी ड्रॉबैक्स आए। फिर बोला गया कि भाई एमकेएस सिस्टम क्या बढ़िया था, इंटर कन्वर्जन भी अच्छा था, जो साइज है वो भी सही था,
तो क्यों ना हम इस एमकेएस सिस्टम में ही कुछ इम्प्रोवाइजेशन करें, इसी में कुछ अच्छा डेवलपमेंट करके चेंजेस करके एक नया सिस्टम बना दें। तो आज की डेट में जो हम हमारी किताबों में सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज एसआई सिस्टम, एंड दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट दी दिस एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की बात करते हैं अब हम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, उसी का इंग्लिश में अगर हम कन्वर्जन करें तो दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दैट इज एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में इन्होंने कहा कि भैया जो फिजिकल क्वांटिटीज अभी तक हम 3 लिया करते थे, अब वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज नहीं लेके अब हम उन 3 को कन्वर्ट कर देते हैं 7 में। मॉडिफाइड वर्जन बता रही हूँ। तो तुम देखो एमकेएस सिस्टम में 3 था हमारे पास में, मास, लेंथ एंड टाइम। अब उसी को मॉडिफाई करके 3 फिजिकल क्वांटिटीज की जगह कितनी फिजिकल क्वांटिटीज कर दी? 7 फिजिकल क्वांटिटीज ले ली इन्होंने। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी 7 एसआई यूनिट है। उसके बाद में इन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी यहाँ पे ले रखी है। तो एसआई सिस्टम को ही अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एसआई सिस्टम में देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज? दो 7 आर, द फर्स्ट वन इज लेंथ, द सेकंड वन इज मास, देन थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज temperature, then we have electric current, then there is luminous intensity, and the 7th one is amount of substance, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जो एसआई सिस्टम में आती है। पहले अभी तक हम 3 ही पढ़ रहे थे, अब हमारे पास में 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हैं एसआई सिस्टम में। ठीक है, कलर ले लेते हैं इसमें। अब इनकी एसआई यूनिट्स क्या हैं? ये तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी, अब यहाँ पे हम इनकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहले वी हैव द लेंथ। लेंथ की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर, दिस इज मीटर। और जो सिंबल है इसका, दैट सिंबल इज एम। हम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी सिंबल बाद में लिखेंगे, पहले एक बार हम इनकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं। जो मास है, मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, टेम्परेचर इट इज केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। कुछ बीच में छूटा तो नहीं? लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, luminous intensity candela, and amount of substance is mole. So these are the 7 SI units. अब इनका अगर हम लोगों को सिंबल लिखना है तो मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। Here we are having symbol. किलोग्राम is kg, second is small s, Kelvin is capital K, ampere is capital A, candela is CD, and mole is MOL. ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे ऐसा कह सकते हैं कि मैम जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी जो इंग्लिश वाली मैम थी वो हमें ऐसे कहती थी कि अगर कोई बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है या फिर कोई साइंटिस्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, तो अगर हम उसका नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं
और यहाँ पे अगर हम केल्विन और एम्पियर की बात करें तो ये दोनों तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। अब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं मतलब इनका नाम तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपने इनका नाम स्मॉल लेटर से क्यों स्टार्ट किया है? इंग्लिश वाली मैम ऐसा ही पढ़ाती हैं अपने को। तो तुम देखो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं हमारे एसआई सिस्टम का। एसआई सिस्टम कहता है कि अगर तुम कोई भी एसआई यूनिट लिखोगे तो उस एसआई यूनिट को तुम्हें हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, तुम उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे। अब चाहे तुम्हारी मैम ने कहा हो कि एम्पियर और केल्विन बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनका नाम तुम रिस्पेक्ट के साथ लोगे और उनका नाम जब लिखोगे तो यू शुड राइट लाइक दिस, कैपिटल ए से स्टार्ट करो, कैपिटल के से स्टार्ट करो। जब साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं बेटा तब हम लोग इस चीज को ऐसे ही लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे न्यूटन है, न्यूटन क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट है न्यूटन, तो अब उनका भी हमने कैपिटल से स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम इनको एज ए एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं तो उस वाले केस में हम इन्हें कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं। दैट इज द साइन कन्वेंशन वी फॉलो इन एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में कैसे लिखेंगे? यूनिट अगर हमें लिखनी है तो तब हम इसे एम्पियर लिखेंगे, हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और अगर न्यूटन भी एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं तो हम इसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इंग्लिश का साइन कन्वेंशन कुछ अलग तरीके से चलता है, तो जब हम इनका सिंबल लिखेंगे तो सिंबल लिखते टाइम इसे कैपिटल ए से स्टार्ट करेंगे, केल्विन को कैपिटल के लिखेंगे और न्यूटन को कैपिटल एन लिखेंगे। ठीक है, तो सिंबल में आप कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन जब आप पूरा का पूरा यूनिट लिख रहे हो उस टाइम इसे स्मॉल लेटर से यूज करना है। तो एक बार क्विकली यहाँ पे देख लोगे तुम कि ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फिर उनकी 7 एसआई यूनिट हमने लिख दी, एंड देयर कम्स द 7 सिंबल्स ऑफ द एसआई यूनिट। अब अभी अभी मैंने बताया कि 7 बेसिक यूनिट्स के साथ, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है जिनका हम यूज करते हैं। तो हम अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है? जैसे कि एक है हमारे पास में प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन, एसआई यूनिट इज रेडियन। दूसरी हमारे पास में यूनिट है दैट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज द फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट हम लोगों को मिलेगी दैट इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, तो दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वी स्टडी इन द एसआई सिस्टम। पहली प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट इज रेडियन, सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। एक बार 1 बाय 1 इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को समझ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या है, लेंथ क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट्स क्या है, मास, टेम्परेचर, इन सबको एक बार थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स इनके जो हैं उनको हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल के साथ। प्लेन एंगल, देखो तुम लोग बचपन से जब पढ़ते हुए आ रहे हो तो तुमने मैथ्स में पढ़ा है कि कोई भी हमारे पास में सर्किल होता है, बना लेते हैं एक सर्किल अपन, ये एक सर्किल है। अगर इस सर्किल में तुम यहाँ पे पॉइंट ए पर हो और अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, तो मतलब तुम इस सर्किल की ये पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री है जिसके ऊपर यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, इसे थोड़ा ब्राइट कलर से लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे। तो ये ए बी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जा रहा है और हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब अगर हमें पता करना है कि भाई ये ए से बी कितना गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ ओरिजिन लेते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल,
दिस इज अगेन द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द एंगल थीटा। जो यहाँ पे ये ए बी जो आर्क है वो एंगल थीटा बना रहा है। ये एंगल थीटा हम ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। जो ये यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है इसी एंगल को कहा जाता है प्लेन एंगल। लेकिन अभी तक मतलब जूनियर क्लासेस तक हम जब प्लेन एंगल पढ़ रहे थे तो हम इसको डिग्रीज में मेजरमेंट किया करते थे। हम इसका मेजरमेंट कहते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो दिस इज हाउ वी यूज टू मेजर इट कि भाई मैंने कहा फॉर एग्जांपल अभी ये 30 डिग्री पे है, फिर ये कहीं पे 60 डिग्री चला गया, फिर ये 90 डिग्री गया, देन दिस इज 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो ऐसे करके हमने ये प्लेन एंगल को पढ़ा है। तो प्लेन एंगल कौन सा एंगल? जो यहाँ पे ये थीटा एंगल हमें दिखाई दे रहा है दैट इज नॉन एज प्लेन एंगल। अब इसका फॉर्मूला क्या देंगे? ठीक है, फॉर्मूला कैसे देंगे? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, डिवाइड बाय रेडियस। तो तुम यहाँ पे देखो आर्क लेंथ कौन सी है? क्या ए बी इज द आर्क लेंथ? तो हमारा थीटा अगर हमें पता करना है दैट इज द प्लेन एंगल। थीटा क्या है? प्लेन एंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडिएशन, डिवाइड बाय रेडियस। अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो उसकी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? ए बी विल बी द आर्क लेंथ। और रेडियस कितनी होगी? ओ ए या फिर ओ बी जो है दैट इज द रेडियस। हम इसे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो प्लेन एंगल क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। द फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारी जगहों पे हम इस फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हमने तो इसको डिग्री में पढ़ा है, हमने तो आज तक यही पढ़ा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप तो कह रहे हो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, और क्योंकि एसआई जो सिस्टम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है तो अब हम डिग्री का यूज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कॉमन हमारी डे टू डे लाइफ की यूनिट है। हमें तो क्या यूज करना पड़ेगा? हमें तो रेडियन ही यूज करना पड़ेगा। तो मतलब अब यहाँ पे एक नीड अराइज होती है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन। कन्वर्ट तो देखो करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री डे टू डे लाइफ की हमारी यूनिट है और हम एसआई सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमें सारी यूनिट्स एसआई में ही कन्वर्ट करनी है जब भी हम पढ़ाई करेंगे। तो अब पढ़ाई के लिए रेडियन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स लर्न कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें सिंपली जो भी डिग्रीज दी हुई हैं उनको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी वे, बहुत ही सिंपल सा वे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, कोई भी डिग्री में आपको वैल्यू दी हुई होगी वो रेडियंस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपली पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। हमें पता चल गया कि अगर 360 है तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होगा। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है अगेन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3 आ गया, दिस इज पाई बाय 3। ठीक है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो अगेन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। बेटा अब जितनी भी तुम्हारी बुक्स आएंगी उन सारी बुक्स में तुम्हें 90 डिग्री नहीं बोल के वो पाई बाय 2 बोलेगा, तुम्हें 180 डिग्री नहीं बोल के वो पाई कहेगा, वो 360 डिग्री ना बोल के तुम्हें 2 पाई कहेगा। तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि ये पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री है।
दिस पाई का मतलब 180 डिग्री से है। तो अगर हमें कन्वर्जेंस करना आ गया तो हमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स में भी अब तुम रेडियंस ही पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में भी तुम रेडियंस में ही एंगल को पढ़ोगे, जो भी प्लेन एंगल पढ़ोगे। 90 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, नाउ लेट्स कन्वर्ट 180 डिग्री। 180 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए अगेन पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी हैव गॉट पाई। नाउ लेट्स कन्वर्ट 360 डिग्री इनटू रेडियंस, तो 360 इनटू पाई बाय 180 कितना हो गया ये 2 पाई के बराबर। तो देखो हमने यहाँ पे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है। अब अगर तुम्हें होमवर्क दूँ तो आई कैन सिंपली से तुम 45 को कन्वर्ट कर लो, तुम 120 डिग्री को कन्वर्ट करो। तो ऐसे करके जो भी तुम्हारे पास में वैल्यूज़ है, जो हम 0 से लेके 360 डिग्री तक जाते हैं, तो वहाँ पे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, देन 100 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, 140 डिग्री, 270 डिग्री, इन सबको तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द रेडियंस। तो दिस इज फॉर द होमवर्क, आप घर पे जाके ट्राई करेंगे, इन सारी डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी डिग्री में वैल्यू दी हुई है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारा प्लेन एंगल हो गया। अब प्लेन एंगल में सिर्फ दो बातें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। पहली बात, फॉर्मूला क्या होगा प्लेन एंगल का, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। दूसरा, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। अगर ऐसा यूनिट रेडियन है तो मतलब तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री और रेडियन दो ही यूनिट है प्लेन एंगल की, भैया तुम्हारे पास में इसकी और भी यूनिट होती है, एक मिनट होती है, एक सेकंड होती है। मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मुझे 1 मिनट दिखाना है तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे ये एक इस तरीके से ये सिंबल बनाऊंगी, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 मिनट। और मिनट क्या है, प्लेन एंगल की यूनिट है। जैसे रेडियन है, डिग्री है, वैसे मिनट भी क्या है, प्लेन एंगल की यूनिट है। एक मिनट में कितने आपके पास में सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सेकंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डबल डैश लगा के। तो डबल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। सेकंड इज अगेन अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो अभी अभी हमने प्लेन एंगल की कितनी यूनिट्स बता दी, एक डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा मिनट, चौथा सेकंड। तो तुम्हें ये चारों यूनिट्स पता होनी चाहिए और इनके कन्वर्जेंस भी पता होने चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट देम फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो यहाँ पे एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है और एक मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर है। तो ये वाला जो एक कन्वर्जन है वो भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार मिनट और सेकंड्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। आई होप प्लेन एंगल डन है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। मिनट और सेकंड भी प्लेन एंगल की यूनिट होती है, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम सॉलिड एंगल पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सॉलिड एंगल। अब देखो जो प्लेन एंगल था ना हमारे पास में, वो प्लेन एंगल तो कैसा था, 2 डायमेंशनल एंगल था। तो बहुत आराम से हमने उसको वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जिस पे भी हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं आराम से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 2D में है तो कोई दिक्कत नहीं है 2 डायमेंशंस में। लेकिन सॉलिड एंगल जो है वो किस में होता है, दैट इज इन 3D। इसे हम लोग स्पेस एंगल भी कहते हैं। तो अगर कोई 3 डायमेंशंस में है तो भैया अब इसको तो ड्रॉ करना तो बड़ा मुश्किल होता है। भाई हम लोग कोई आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट तो है नहीं कि बहुत आराम से 3 डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और पेपर से कोन बनाएंगे और कोन बना के फिर उसकी हेल्प से देखेंगे कि सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सब लोग अपने अपना एक कोई भी रफ पेपर ले लो और उससे कोन बनाने का ट्राई करो।
ठीक है। तो मेरे पास भी एक पेपर है, आई एम ऑल्सो मेकिंग अ कोन, और उस कोन की हेल्प से हम 3D का जो एंगल है, सॉलिड एंगल है, उसे समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगेन आई एम ऑल्सो मेकिंग अ कोन। ठीक है, ये कोन बन गया। अब कोन बना के ये जो ऊपर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रखा है, इसको भी हम सही कर लेते हैं, एकदम प्लेन में ले लेते हैं, ताकि इजी हो जाए चीज़ें हमारे को समझने में। ठीक है, देखो, ये जो हमने कोन बनाया है, इस कोन के अंदर जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। अब इसको समझेंगे कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, तो दिस इज हाउ आई विल बी मेकिंग द कोन। ये हमने कोन बनाया। अब इस कोन के अंदर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। दिस एंगल इज व्हाट? दिस इज सॉलिड एंगल। हम सॉलिड एंगल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल, अगर मैं यहाँ ऊपर देखूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सॉलिड एंगल है। अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ, पीछे की तरफ देखूं, तो ये सॉलिड एंगल कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एंगल है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये एंगल काफी बड़ा है, इस जगह देखोगे तो सॉलिड एंगल छोटा हम लोगों को मिल रहा है। इसको देखो, तुम इमेजिन भी कर सकते हो, क्योंकि 3D का है, तो वी कैन इमेजिन इट ऑल्सो। जैसे हम गर्मियों के टाइम में तरबूज लेने जाते हैं, तो जो तरबूज लेने के लिए जाते हैं, तो जो वाटरमेलन बेचने वाले भैया हैं, वो क्या करते हैं, इस वाटरमेलन पे यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं। कट लगा के हमें निकाल के दिखाते हैं कि देखो, एकदम लाल है तरबूज, तुम ले जाओ, बहुत बढ़िया है। ठीक है। जब इसने यहाँ पे कट लगाया, तो कट लगाने पे किस इतने इस एरिया में कट लगाया, और जब बाहर निकाल के दिखाया तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे दिखाई दिया। मतलब यहाँ ऊपर होगा एक साइड, ये इधर इधर ऐसे हम लोगों को ये दिखाई देता है। तो ये जो इसके अंदर यहाँ पे एंगल बनता है ना, दिस इज नॉन एज सॉलिड एंगल। ये हमारा 3 डायमेंशनल एंगल होता है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट, जैसे अगर वाटरमेलन का एग्जांपल तुम देख रहे हो, तो वाटरमेलन के एग्जांपल में जो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं दुकान वाले भैया, इस रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का ऊपर वाला जो एरिया है, उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमने ये कोन बना रखा है, तो कोन का जो ये एरिया है ना, ऊपर वाला, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस एरिया। दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय ए। इसे हम एरिया कह रहे हैं। और इसके मिड पॉइंट से लेके यहाँ लास्ट तक की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है आर। मतलब ये रिप्रेजेंटेशंस है कि आप इसके मिड पॉइंट से ले लो या यहाँ से ले लो। अब जो ये वाली डिस्टेंस है ना, यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ नीचे तक गए, इस वाली डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट आर। तो ये ऊपर वाला पार्ट ए हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? ए हो गई। आप सॉलिड एंगल का अगर फॉर्मूला लिखोगे, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। ए अपॉन आर स्क्वायर का मतलब सॉलिड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सॉलिड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, वो देखो, ये ऊपर वाला पार्ट ए है, और हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड एंगल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर तुमने ये एक कोन बनाया हुआ है यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? एक कोन बना रखा है, यहाँ पे एक ये कोन बनाया है जिसका एरिया ए है, और अब हम किसी पॉइंट पी पे यहाँ पे इसका सॉलिड एंगल देख रहे हैं। अब हमने क्या किया? इस एरिया को कम कर दिया। तुम इसको कम करके भी देख लो, ये ऊपर वाले एरिया को यहाँ पे ऐसे हम कम भी कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे करके कम कर दिया। तुम भी, तुम्हारे पास जो कोन है उसके एरिया को कम कर लो। तो ये पहले बड़ा था, अब हमने क्या किया? इस एरिया को थोड़ा सा कम कर दिया। कम करा तो ये छोटा बना लो इसको, ये कम कर दिया एरिया। अब एरिया कम करके जैसे ही हम अगेन पी पॉइंट पे पहुंचते हैं, ये तो ये जो एंगल है वो भी क्या हो जाता है?
वो कम हो जाता है। मतलब जैसे तुम इस एरिया को कम करोगे ना, जो अंदर एंगल बन रहा है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस एरिया को बढ़ा दोगे, तो जैसे इस एरिया को बढ़ाओगे, जो सेम पॉइंट पे तुम एंगल देख रहे हो वो बढ़ जाएगा। अगर और एरिया बढ़ा दोगे, तो जो सेम पॉइंट पे तुम एंगल देख रहे हो वो एंगल फिर से बढ़ जाएगा। और ऐसा तुम प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। अभी हमने एरिया इतना ले रखा है, और इस किसी पॉइंट पे अगर मैं एंगल देखूं तो वो एंगल छोटा है। लेकिन अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं, तो जैसे एरिया बढ़ाऊंगी, क्या ये एंगल बढ़ गया? यहाँ पे बिल्कुल बढ़ गया। अगर हम थोड़ा और एंगल बढ़ा देते हैं, तो एरिया बढ़ा देते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा? एंगल बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम ये ऊपर वाले एरिया को बढ़ाते जाते हैं, एंगल भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इट मीन्स सॉलिड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाएंगे, सॉलिड एंगल बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे, सॉलिड एंगल कम होगा। दूसरी हमारी इक्वेशन क्या कह रही है? द सेकंड इक्वेशन हमारी कहती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो वो भी सही बात है। अगर मैं आर देखूं, आर क्या है? ऊपर वाले पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है हमारी, दैट इज आर। अगर ये आर मैं इस पॉइंट पे लूं, तो मेरा जो सॉलिड एंगल बनेगा वो इसी पॉइंट पे बनेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको। हमने एक यहाँ पे ये कोन बनाया, और इस कोन में इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस आर ली, और इस आर पे मैंने ये एंगल देखा, तो दिस इज द फाई एंगल। अब दूसरा हम एक और कोन बनाते हैं। दूसरा कोन बनाया, और उस दूसरे वाले कोन पे ये जो आर है वो हमने यहाँ तक ले ली, इस पॉइंट तक। तो अब यहाँ पे आर, ये जो एंगल है वो कैसा आ गया? वो छोटा आ गया। अगर मैं इस आर को इस पॉइंट तक लेती हूँ, यहाँ तक, तो जो एंगल आएगा वो कैसा आएगा? वो एंगल आएगा थोड़ा सा बड़ा। अगर मैं आर को थोड़ा और बढ़ा दूं, मैं यहाँ तक ले लूँ इसे, तो इस पॉइंट पे एंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो तुम देखो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंगल छोटा होता जा रहा है। इस पॉइंट पे आर कम है तो एंगल बढ़ा है, फिर आर हमने थोड़ा बढ़ाया तो एंगल कम हो गया, फिर आर हमने और बढ़ाया तो एंगल कम हो गया। अगर हम आर को और बढ़ा देते हैं तो और एंगल कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे सॉलिड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब सॉलिड एंगल और आर का जो इनवर्स रिलेशन है वो सच में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और पहला रिलेशन क्या था? सॉलिड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया बढ़ाओगे सॉलिड एंगल बढ़ेगा, एरिया कम करोगे सॉलिड एंगल कम होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास में सॉलिड एंगल आ जाता है a अपॉन आर स्क्वायर। हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अभी क्लास 11th में सॉलिड एंगल हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 12th में जब फ्लक्स वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम में हम सॉलिड एंगल का ये फॉर्मूला यूज़ करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी कन्वीनियंटली और बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉलिड एंगल हम लोगों ने देख लिया। एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, उस सारी चीज़ों को। देखो, हमने सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले आज पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो हमने ज़रूरत को समझा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है। इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, एयर ट्रैवल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च जब भी होगा तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साइंटिफिक रिसर्च में इसकी ज़रूरत पड़ रही है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास में एक सिस्टम है दैट इज़ नॉन एज सीजीएस सिस्टम। क्या नाम है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का यूज़ होता है। देन वी स्टडीड अबाउट द एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड। Then we studied MKS system, meter, kilogram and second. Then we studied about the SI system.
एसआई सिस्टम में क्या है? एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। तो ये 7 तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा, एक प्लेन एंगल की रेडियन और दूसरी सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। प्लेन एंगल क्या होता है? अगर कोई भी आर्क लेंथ सेंटर के साथ में एंगल बना रही है तो उसे प्लेन एंगल कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है। सेकंड और मिनट, ये भी 2 यूनिट्स हैं जो प्लेन एंगल के लिए हम यूज करते हैं। प्लेन एंगल 2 डायमेंशंस में होता है, सॉलिड एंगल 3D में होता है। इसे हम स्पेस एंगल के नाम से भी जानते हैं। जो सॉलिड एंगल है उसकी एसआई यूनिट स्टेरेडियन है और फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। इतना आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लेंथ, मास, इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास ओवर होने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसा है कि आईपीए अजमेर पे अभी 3 बैच चल रहे हैं। वन इज निर्माण, अनदर वन इज पराक्रम एंड थर्ड वन इज अभ्यास। निर्माण बैच उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th से क्लास 11th में मूव हुए हैं और 2027 के नीट को टारगेट कर रहे हैं। पराक्रम 12th क्लास के बच्चे जो 2026 का नीट देंगे। अभ्यास ड्रॉपर बच्चों के लिए है, और अगर आप पहले 500 बच्चे की कैटेगरी में आते हैं एनरोलमेंट कराने में तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। तो अगर आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो आईपीए अजमेर के ऐप पे भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं और आईपीए की वेबसाइट पे जाके भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।